अच्छा, हमारे पास अभी रिस्क का चैप्टर, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का चैप्टर, सबसे पहले सिर्फ इन दो टॉपिक्स को तैयार करते हैं। ठीक है, रिस्क के पास पेपर प्लस इसका थोड़ा सा हल्का सा रिव्यू, ये आपको आज से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ये साथ साथ ये पैरेलल लेकर चलते हैं। पास पेपर मतलब आज मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का ओवरव्यू का लेक्चर प्लस उसके साथ ही क्वेश्चन की तो एक ही असाइनमेंट, ये 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, ये आपने आज ही लेवल ओके करना है। और अगर कोई मसला है तो कल आकर मुझसे पूछना है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस मेरे साथ आप रेगुलर कर लो, रिकॉर्डिंग इसकी भी मैं दे दूंगा, लेकिन ये साथ साथ रेगुलर कर लो। तो अभी हमारे सिर्फ दो टॉपिक चलेंगे और ये अगले 5 दिन या 6 दिन में ये खत्म हो जाए। ठीक है, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आपको अगर कोई लगे कि नहीं इसकी जरूरत है तो साथ साथ इसकी एक एक आधा सवाल करते रहना ताकि भूल ना जाए। अगर आपको लगे हाँ ये आप ठीक है तो फिर चाहे उसको एंड पे लेकर चले जाए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल आपने स्टार्ट जो करना है, आप लोग शुरू कर देना अपना वर्किंग कैपिटल। ठीक है, न्यूमेरिकल आपने वर्किंग कैपिटल के साथ आपको थ्योरेटिकल लेक्चर्स आएंगे वर्किंग कैपिटल के साथ, वो 20 मिनट या 20 से हर 30 मिनट का एक लेक्चर आएगा। उस लेक्चर के अंदर जो पढ़ाया जाएगा मजीद उसके ऊपर आपने 20 मिनट इन्वेस्ट करने हैं, वो याद हो जाएगा। जी लेक्चर्स हैं इसके, लेकिन जो लेक्चर्स अवेलेबल है ना वो पुराने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं रिवाइज करवाऊं तो ये रिकॉर्ड करके ना आपको भेज। ठीक है, आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है, 8-10 लोग हैं, जो आना चाहे उसको मैं रोक नहीं रहा। जाहिर सी बात है जो बाकी लोग बैठेंगे आप लोग भी बैठ जाना। हाँ, जिसको लगता है कि जो जिसका सफर ज्यादा है उनके लिए तो जरूरी है कि वो टाइम बचाए अपना। ठीक है, हाँ कोई मसला हो तो आप चैप्टर वाइज अपने पॉइंट डिस्कस करने के लिए ना वो एक समरी बनाओ, कोई भी मसला आता है तो एक दिन आ जाओ, वो अपने पॉइंट डिस्कस करके चले जाओ। वर्किंग कैपिटल के बाद यहां पर आपने उसके बाद आपने बजटिंग को तैयार करना है। बजटिंग के साथ ये चीज साथ साथ चल रही है और रोजाना के 20-25 मिनट आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट करनी है। जैसे आपका बजटिंग तैयार हो जाएगा, जितने दिन मर्जी लगाओ, आपके पास टाइम इतना है, लेकिन अब जाया नहीं करना टाइम। फिर उसके बाद आपने प्रोजेक्ट अप्रेजल करना है, उसके साथ ये चीज है। जैसे आपके ये चैप्टर्स तैयार होंगे, ये चैप्टर आपके पहले तैयार हो चुके हैं, वर्किंग कैपिटल आपने तैयार कर लेना, मैं रिवाइज करवाऊंगा तो उसके साथ ही तैयार कर लेना। ये आपने खुद तैयार करना है क्योंकि ये पहले इसके ऊपर काफी टाइम लगाया था, तो ये खुद तैयार करना है। लेकिन इस दफा जो ज्यादा चांसेस है ना वो कैश बजट के है। जो भी लास्ट टाइम आया ना सब उल्टा आता है। लास्ट टाइम एसओपीएल आया था, कैश बजट है, तो अब एसओपीएल के ज्यादा चांसेस हैं इस दफा की अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हम कैश बजट को छोड़ देंगे, कैश बजट भी तैयार करके जाएंगे। अब जैसे ये कंप्लीट होगा तो पता है साथ क्या होगा, ये जो आप 20-30 मिनट रोजाना के इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आप लोगों की थ्योरी तैयार हो चुकी है। ये आपके कितने चैप्टर्स होंगे, तकरीबन ये टोटल 4 चैप्टर्स होंगे जो आपके साथ ही तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें से कुछ रह भी रहा होगा तो चलते रहेंगे। अब आपने टाइम कितना देना है, 6 दिन हम इसको देने जा रहे हैं, इन दोनों को 6 दिनों में हमने तैयार करना है इसको। ठीक है, आज अगर जो भी डेट है इसके आगे 6 दिन ऐड कर लो, या आपके अपने 6 दिन ऐड करके ये आपने कोई लंबी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। वर्किंग कैपिटल को हमने 3 दिन देने मैक्सिमम, और ये 3 दिन में हो भी जाएगा। वर्किंग बजटिंग को आप 4 दिन दे लेना, चाहे 5 दिन दे लेना।
इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को भी 5 दिन लाजमी देना इफेक्टिवली। अब अगर हम देखें तो 5 और 5 10 3 13 और 6 19 दिनों के अंदर, आज के बाद अगर 19 दिन काउंट करेंगे तो ये तकरीबन 15-16 डेट बनती है फेब की। तो 15-16 फेब तक अगर ये आप तैयार करने में कामयाब हो जाते हो तो इसके पीछे हमारा रह जाएगा सस्टेनेबिलिटी और एथिक्स। वो हम ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। जिसका तैयार नहीं है, 9 लेक्चर्स हैं, रोजाना का 1 लेक्चर सुनेगा, उसकी तैयारी कर लेगा। जितना हम उस लेक्चर में पढ़ेंगे वो याद कर लेगा, फिर अगले दिन जितना पढ़ेंगे वो याद कर लेगा, 9 दिन में वो भी तैयार हो जाएगा। अगर जिसने अभी तक तैयार नहीं किया, वरना ये 2 दफा इसका टेस्ट हो चुका है। तो इस पैटर्न पे हमने अपना BIA तैयार कर लेना कंप्लीट, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई इस तरह की फिर भी कोई सिचुएशन बचती है तो अभी मैं थ्योरेटिकल पोर्शन स्टार्ट नहीं करवाऊंगा। आज मैं आपको कॉस्ट ऑफ फाइनेंस अभी स्टार्ट करवाने लगा हूं और रिस्क का मैं रिवीजन आज ही करवाऊंगा। जो लोग आप लोग सारे घर चले जाओगे, या तो मैं उसका लेक्चर शेयर कर दूंगा इंटरेस्ट वाला सारा, बल्कि वो लेंथी होगा क्योंकि वो 3 लेक्चर में कवर हुआ हुआ। मैं 1 लेक्चर में कवर करवा के एक छोटा सा लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, ठीक है। जो रिवीजन आप लोग लेना चाहते हो तो वो आप लोग क्लास ले लेना, और जिसने रिवीजन नहीं लेनी वो फिर जिस पैटर्न पे भी आपको फिजिबल लगे उसी तरह से करना है, ठीक है। तो ये 6 दिन हमने इसमें इन्वेस्ट करना। तो आज हमने कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि फाइनेंस है क्या चीज। फाइनेंस क्या चीज है? फाइनेंस किसी भी कंपनी को पैसा चाहिए किसी मकसद के लिए, उसको बोलते हैं उसे फाइनेंस चाहिए। कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को पैसे की जरूरत है, इसका मतलब है उसे फाइनेंस की जरूरत है। कहां से पैसा मिलेगा? सोर्स ऑफ फाइनेंस। 2 सोर्स हैं मेन। शेयर इशू कर दे, इक्विटी, कैपिटल। सरमाया चाहिए, कैपिटल सरमाया को बोलते हैं, सरमाया चाहिए शेयर इशू कर दे, या उधार ले ले। सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब इसके आगे फर्दर नाम है ऑर्डिनरी शेयर। ये आपका जो चैप्टर बनता है, ये मेरे ख्याल में 8वां चैप्टर है शायद, जिसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस नई बुक के हिसाब से 8वां चैप्टर है ये। वहां पर ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें से MCQs कवर हो जाते हैं। अब जो आपने, उसके बाद है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। मतलब ये जो आप इक्विटी या जो डेट कैपिटल से पैसा इकट्ठा करोगे उसके ऊपर क्या कॉस्ट नहीं आएगी? बिल्कुल कॉस्ट आएगी। उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। अब वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इक्विटी के केस में और डेट के केस में। अब इक्विटी का केस कौन सा बनेगा? याद रखें इक्विटी के केस सिर्फ 2 हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी के में 2 चीजें आती हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर और दूसरा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके होगी बात? ऑर्डिनरी, इसकी जो कॉस्ट है, एक कॉस्ट आती है कॉस्ट ऑफ इशुएंस। अब इसकी कॉस्ट का जिक्र है क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ही कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। इशुएंस कॉस्ट आपके चैप्टर में डिस्कस नहीं होती, बट है जरूर। इशुएंस कॉस्ट भी एक कॉस्ट है, क्योंकि ये वन टाइम कॉस्ट आती है, इसलिए वो ज्यादा कंसीडर नहीं करते। दूसरी इसकी जो कॉस्ट है वो कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता
और ये चीज हमने पढ़नी। इक्विटी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, वो जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, हम पैसा शेयर इश्यू करके लेंगे तो कंपनी को क्या कॉस्ट पड़ेगी? डिविडेंड। क्या ये एक ही बार पड़ेगी या पड़ती रहेगी? अगर बढ़ती रहेगी तो आज मैं उसकी वैल्यूएशन करना चाहता हूं, तो आज मैं अगर उसकी कॉस्ट फाइंड करने के लिए बोलूं तो क्या करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लूंगा। उसके बाद डेट। डेट की कई टाइप्स हो सकती है, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, टीएफसी, बैंक लोन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारे सोर्स ऑफ डेट हैं। उसके लिए मेन अगर हमने लिखना है उसके बारे में तो क्या क्या कॉस्ट पड़ेगी? तो एक तो सारे बॉन्ड्स, डिबेंचर, फिर आगे डीप डिस्काउंटेड बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड, फर्दर जो भी टाइप्स आप, रिडीमेबल पी शेयर्स। इनकी जो कॉस्ट हमें पड़ती है, सबसे मेन कॉस्ट एक तो है ना कॉस्ट ऑफ अरेंजमेंट। कॉस्ट ऑफ अरेंजमेंट वो कभी भी कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो वन टाइम होती है। रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, कॉस्ट अरेंज करने पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट आएगी उसको कंसीडर बीआईए के अंदर नहीं करते, आईएस 23 के अंदर करते हैं। और दूसरी हमारे पास आ जाती है इंटरेस्ट। मेन हमारा जो कंसर्न है वो ये है, अगर एक कंपनी जीरो गियरिंग है, जीरो गियरिंग बता सकते हो क्या होता है? जीरो गियरिंग, कोई डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, और वो अगर आप कॉस्ट ऑफ फाइनेंस फाइंड करना चाहती है तो उसने फाइंड करना है ओनली कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ओनली कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर एक कंपनी, ऐसा तो कह नहीं सकते कि उसके पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं कि मतलब इक्विटी फ्री है, ऐसे होता नहीं है, नॉर्मल है नहीं। और अगर वो अपना इसकी कॉस्ट फाइंड करना चाहते हैं कि डेट की, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ, किसी स्पेसिफिक डेट की वो कॉस्ट फाइंड करना चाहते हैं। अच्छा, जो क्लब कॉस्ट है ना, इसका ताल्लुक अमाउंट के साथ नहीं है, परसेंटेज के साथ है। 10% कॉस्ट पड़ेगी, 20% कॉस्ट पड़ेगी, किसके साथ ताल्लुक है? परसेंटेज के साथ ताल्लुक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट को अगर इकट्ठा किया जाए, टोटल फाइनेंस की कॉस्ट फाइंड करना चाहे, उसे बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐड कर दो, YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी, तो ये हमारा पूरा चैप्टर बनेगा। हमने इसको डिवाइड किया क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरेटिकल पोर्शन आप एक नजर पढ़ लेना, उसका लेक्चर चाहिए तो वो भी मैं भेज दूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए आज हमने स्टार्ट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और फिर उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू, उसके बारे में चीजें सीखनी है। तो इक्विटी की अगर हम बात करें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें दो चीजें होनी चाहिए, हमें पता, एक मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर या इक्विटी, और एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और दूसरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को दूसरे एंड पे रिटर्न ऑन इक्विटी भी माना जाता है। ये रिटर्न किसके लिए होगा? इन्वेस्टर के लिए। एक कंपनी भी इन्वेस्टर हो सकती है।
अब मार्केट वैल्यू, मैंने आपको एक बात बताई थी, जिंदगी में आने वाली लाइफ के अंदर जिधर भी आपने जाना है ना, किसकी मार्केट वैल्यू आपको चाहिए या करंट वैल्यू चाहिए ना, आपने उसकी फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके दे दो। कभी भी जिंदगी में आपसे कोई मार्केट वैल्यू पूछे या करंट वैल्यू पूछे, आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके दे दे। तो मार्केट वैल्यू होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। अब मैं पहले इसी साइड से ना आपको उस साइड पर ले जाऊंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। तो आप मुझे बताएं, एक शेयर खरीदे हुए हैं किसी के आपने, या आपने शेयर इश्यू किए हुए हैं, तो क्या चीज मिलेगी आपको, या आप दोगे? शेयर्स के बदले क्या? डिविडेंड। शेयर के बदले क्या देंगे हम? डिविडेंड। तो मेन आपका जो ये कैश फ्लो है ना, ये क्या है? डिविडेंड। ये डिविडेंड आपका हर साल का एक जैसा भी हो सकता है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट डिविडेंड है, और कंपनी की तो लाइफ होती ही नहीं है, कांस्टेंट डिविडेंड है और कंपनी की लाइफ भी इनडेफिनेट है। और अगर इनडेफिनेट लाइफ का कांस्टेंट कैश फ्लो हो तो परपेचुटी का फार्मूला लगता है। और अगर परपेचुटी का फार्मूला आपको याद है तो वो होता है P इज इक्वल टू R/I। लेकिन यहां पर आपने परपेचुटी का फार्मूला लगाना है कुछ इस तरह से, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू D/KE। डी ओवर, यहां पर जो KE है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें MV स्टैंड फॉर मार्केट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, करंट वैल्यू, जो नाम दे दो, D कांस्टेंट, डिविडेंड, और KE स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ। गिवन हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन तो कैसे फाइंड करना है वो भी हमने सीखना। इस मार्केट वैल्यू के साथ आप लिख लें हमेशा X डिविडेंड मार्केट वैल्यू लेनी है, हमेशा X डिविडेंड मार्केट वैल्यू लेनी है। R1 में मैंने काम किया हुआ है कि बच्चों के ना सारे मोबाइल लेकर ना मैं टेबल पे रख दूं, क्योंकि वो ग्रुप बच्चे होते हैं ना, छोटे होते हैं, और ग्रुप बी में मैं ये समझता हूं कि वो बड़े हो गए। तो अगर आप सच में बड़े नहीं हुए तो फिर मोबाइल आप ही रख दिया करो। होता है ना, नहीं बंदा जज्बात पे काबू रख सकता। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है ना तो अपनी ना अपने आप की वैल्यूएशन करते रहा करो, मोबाइल इधर ही रख दिया करो। कोई नहीं, मैं किसी का मैसेज नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। और आने वाले दिनों में ना मैं ये वैसे सोच भी रहा हूं कि ये मोबाइल वाली कंडीशन तो लगा ही दूं कि मोबाइल ना यहां पर डाइस के ऊपर ही सारे रख के जाए, फिर क्लास में बैठ, चलो नींद आएगी ना, बाकी तो कुछ नहीं होगा ना। चलो जी, अच्छा अभी हमने ये चीज सीखी है, और इसमें इतना मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू D/KE। अब कहेंगे सर ये तो कांस्टेंट अगर हो तो ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि डिविडेंड चेंज हो? तो बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका डिविडेंड चेंज होगा तो याद रखें आपका जो फार्मूला है, इफ एक फार्मूला हमने पढ़ लिया, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू D/KE। अगली सिचुएशन अभी हम बाद में सीखेंगे। नेक्स्ट, इफ डिविडेंड चेंज एट कांस्टेंट रेट, अगर डिविडेंड आपका कांस्टेंट रेट के साथ चेंज हो रहा हो, एट द रेट ऑफ कोई भी रेट लगा लेते हैं, तो फिर मार्केट वैल्यू का फार्मूला चेंज हो जाएगा।
डी इंटू 1 प्लस जी, जी स्टैंड फॉर वो जो ग्रोथ रेट है जो चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। डी फिर वही बात, डी के बारे में क्या मैं बोलूंगा, एक्स डिविडेंड। एक्स डिविडेंड का मतलब क्या होता है, अगर क्वेश्चन के अंदर वो खुद बोल दे कम डिविडेंड है तो एक डिविडेंड उसमें से माइनस कर देना। इफ मार्केट वैल्यू इज गिवन, मैं लिख देता हूं क्योंकि आप लोगों ने तो समरी बनानी नहीं, चलो मैं बनवा देता हूं। इफ डिविडेंड, डी स्टैंड फॉर साइलेंट गिवन हो तो उसको समझा जाएगा एक्स डिविडेंड, अज्यूम टू बी एक्स डिविडेंड। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कम डिविडेंड गिवन हो, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हो मार्केट वैल्यू इज कम डिविडेंड, कम डिविडेंड कैसे होगा, वो कहेगा मार्केट वैल्यू आपके पास है, सपोज दैट 40, कम डिविडेंड 40 कम डिविडेंड, और कहेगा कि अगला नेक्स्ट फ्यूचर की जो डिविडेंड है वो है 5 रुपए। तो याद रखे जिस जगह आपने मार्केट वैल्यू इस्तेमाल करनी है ना, जिस जगह भी आपको चाहिए हो, तो मार्केट वैल्यू आपने क्या इस्तेमाल करनी है, 35। साइलेंट हो जितनी गिवन होगी पूरी मार्केट वैल्यू लोगे। कम डिविडेंड हो तो 1 साल का डिविडेंड, कम डिविडेंड का मतलब ही विद होता है, तो आपने फ्यूचर ईयर की, फॉर फ्यूचर ईयर की नहीं, नेक्स्ट फ्यूचर डिविडेंड तो आपने माइनस कर देनी। तो जहां मार्केट वैल्यू इस्तेमाल करनी है वहां पर आपने 35 लिखना है, एक डिविडेंड माइनस कर देना। करंट डिविडेंड फ्यूचर वाला, पुराने नहीं। दूसरी बात, जी के बारे में सुन लें। नंबर 1 जी गिवन होगा, अगर गिवन नहीं तो जी का एक फार्मूला लिखेंगे, डी एन ओवर डी नॉट होल पावर 1 ओवर एन माइनस 1 माइनस 1। जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ग्रोथ रेट गिवन है तो ठीक है, ये बातें ना सारी लिखते भी जाओ साथ साथ, ये आप लोगों का चैप्टर साथ ही तैयार हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर उसने 5 सालों का आपको डिविडेंड दे दिया है और 5 सालों का डिविडेंड डिफरेंट है, इसका मतलब है डिविडेंड कांस्टेंट नहीं है। तो आपने 5वें साल का डिविडेंड डिवाइडेड बाय शुरू वाला डिविडेंड होल पावर 1/4। ये 1/4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले साल के डिविडेंड के बाद ग्रोथ स्टार्ट हुई है, तो पहले साल को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ग्रोथ बेसिकली 4 सालों की है। ठीक होगी बात। तो इसलिए जितने साल गिवन होंगे 1 साल कम करके हमने ग्रोथ रेट। दूसरी बात ये मैं बता रहा हूं कि अगर आपको जी गिवन ना हो तो क्या करते, अगर जी नहीं गिवन, गिवन है तो ओके, नहीं गिवन तो एक फार्मूला। ये कब लगाएंगे, आई कैप ना बार बार शरारतें करता है। क्वेश्चन के अंदर उसने ना ईपीएस दे दिया, अर्निंग पर शेयर, और क्या देता है कि जितना अर्निंग पर शेयर है ना 80% उसका डिविडेंड है। तो पहले ईपीएस से 80% लेना है, फिर 80% के बाद ये फार्मूला लगाना, क्योंकि फार्मूला हमने ईपीएस पे नहीं लगाना, डिविडेंड के ऊपर लगाना। उसके बाद एक और फार्मूला है बी मल्टीप्लाइड बाय आर। ये फार्मूला कैसे लगाते हैं, आर तो हो गया ना रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन, तो वही वाला कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर ये दो तरीके से, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके सिलेबस में है, बट अगर रिटर्न ऑन इक्विटी गिवन ना हो ना तो पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, बल्कि आप पैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इक्विटी, पैट डिवाइड बाय इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय, ये वो रेशियो एनालिसिस वाला फार्मूला है।
लेकिन आई कैप ने, मुझे नहीं लगता ये चीज आप पर एप्लीकेबल है, ये चीज आप पर एप्लीकेबल है ही नहीं। जो बी है, बी का फार्मूला होता है, बी होता है रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग। ये खुद बताया होगा सब कुछ, मल्टीप्लाइड बाय। बी का मतलब क्या होता है, बी बराबर होता है रिटेन अर्निंग, वो खुद बताएगा इतने % प्रॉफिट है, इतने प्रॉफिट। मिसाल देता हूं, वो कहता है इस साल 80% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पता है बी कितना है, 20%। क्योंकि बी क्या है बेसिकली, परसेंटेज ऑफ रिटेन अर्निंग, टोटल अर्निंग में से आपने कितना बचा लिया, रिटेन कर लिया। तो अगर वो कह रहा है कि 80% आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ डिविडेंड, तो फिर 20% क्या हुआ, बचा लिया। अगर आप कहते हो परसेंटेज फॉर्म में 20 उसने हर 100 में से बचाया, टोटल अर्निंग कितनी थी। अगर वो अमाउंट फॉर्म में दे दे तो ठीक है, वरना वो परसेंटेज फॉर्म में भी दे सकता है। हाँ जी, अभी हमने जो सीखा इस फार्मूले की एप्लीकेशन सीखी। डी क्या है, जी अगर गिवन हो तो ठीक है, नहीं गिवन तो कैसे फाइंड करना है, ये सारी चीजें क्योंकि हमने पढ़ी हुई हैं तो इसलिए एक दफा ओवरव्यू, फिर क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जी को फाइंड करने के मैंने आपको तरीके बता दिए। बी 20% होगा या 80? 20%, क्योंकि 80% तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हम क्या, किसकी रेशियो है ये, रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग वो होती है जो आपने डिविडेंड नहीं दिया। ठीक है, अब हमारे पास दोबारा चलते हैं, मार्केट वैल्यू का फार्मूला क्या आया, डी ओवर 1। दूसरा मार्केट वैल्यू का फार्मूला क्या आ गया, डी इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी। इसमें मार्केट वैल्यू की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे। अब जी को फाइंड करने के मैंने तरीके बता दिया। ठीक है, उसके बाद यहां से ही हम निकल जाते हैं कि अगर के ई फाइंड करना हो तो क्या फार्मूला आएगा, डी ओवर, लेकिन ये जो मार्केट वैल्यू लेनी है हमेशा एक्स डिविडेंड लेना और मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि के ई बेसिकली परसेंटेज में था। इसमें अगर आपने के ई फाइंड करना है तो पता क्या फार्मूला लगना है, डी इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू प्लस जी, और जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर। एक चीज और रहेगी, मल्टीपल ग्रोथ। अब मल्टीपल ग्रोथ में ना वो सिचुएशन देता है, वो कहेगा इतने साल तक आपका डिविडेंड फिक्स है, उसके बाद ग्रोथ स्टार्ट होती है, एक केस। दूसरा केस, इतनी देर तक ग्रोथ है उसके बाद फिक्स है। हमारे सिलेबस में बस ये है, हाँ बीएफडी के अंदर तो वो डिफरेंट परसेंटेज भी दे सकता है जब आगे जाओगे अपने सी फैप के अंदर, लेकिन यहां पर अभी इतना ऐसा केस नहीं है। वो दोनों सिचुएशन का मैं आपको के ई और मार्केट वैल्यू सिखा देता हूं। मेन उसमें मार्केट वैल्यू आती है, के ई बहुत कम आता है। अब अभी हम बेसिकली बात ही इसकी कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि सपोज मैं कहता हूं कि वो कहते हैं कि आपका जो डिविडेंड है ना वो है 5 रुपए फॉर 4 इयर्स, 4 साल तक 5 रुपए है कांस्टेंट। उसके बाद 3% ग्रो करेगा एनुअली। वो कहता है बताओ इसकी मार्केट वैल्यू बता दे। अब ना तो ये सारा ग्रोथ है ना सारा कांस्टेंट है, ये मिक्स हो गया। तो हमने यहां पर ना कुछ इस तरह से कर लेना है, यहां पर लिख लेने हैं ईयर्स
और यहां पर सारे हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू चाहिए या नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का फार्मूला मैंने क्या बोला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश। और जब ये नहीं कि सिर्फ ये आपने अभी जाहिर सी बात है इसका पेपर पास करके सीए छोड़ तो देना नहीं, आगे भी जाना है और आगे भी बातें यही है सारी। तो आपने अपना साल कहां से शुरू करोगे, 1 2 3 4 साल तक, फिर उसके बाद इन्फिनिट। जितने साल तक कांस्टेंट है वो लिख ले, उसके बाद इन्फिनिट है। आपके जो कैश फ्लो हैं या जिसको आप कह रहे हो डिविडेंड, पहले साल कितना है 5, दूसरे साल भी 5, तीसरे साल भी 5, चौथे साल भी, पांचवें साल से ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है 5 into 1 plus G ओवर के अज्यूम कर लेते 12% है, यहां पर आप के अज्यूम कर लो 12% है, 0.12 माइनस 0.0। ये पैटर्न याद करने आप, जितने सालों का उसने कांस्टेंट बताया है कांस्टेंट लिख लेंगे। उसके बाद अगले ही साल ये फार्मूला लगा देंगे। और ये फाइनेंस की ब्यूटी है कि जिस साल जहां पर आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे हो उससे एक साल पीछे उसकी वैल्यू आती है। फाइनेंस के अंदर जब भी आप प्रेजेंट वैल्यू, एक होता है जीरो पे फाइंड करना, तो आता है जीरो पे। डेफर्ड जब भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे एक साल पीछे आती है। तो इसका जो आंसर है वो 5 के नीचे नहीं आएगा, वो 4 के नीचे आएगा। तो इसका आंसर अगर किसी ने फाइंड किया तो बताए 57 पॉइंट। तो जब भी इस किस्म की सिचुएशन आए तो आपके ये कैश फ्लो बनेंगे। पहले कांस्टेंट डिविडेंड जितने साल है वो वही रहेगा, उसके बाद जिस साल से वो चेंज होना शुरू होगा उस साल से क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला लगाएंगे मार्केट वैल्यू का, और उसकी वैल्यू एक साल। ये आपका है फ्यूचर कैश फ्लो। फिर आप निकालोगे डिस्काउंट फैक्टर, और ये डिस्काउंट फैक्टर आपका कौन सा होता है, के ई। अब डिस्काउंट फैक्टर लगा दो इसके ऊपर। हाँ जी, जो भी परसेंटेज आपकी आ रही है 12% आ रही है, 1 डिवाइडेड बाय 1.12। फिर डिस्काउंट फैक्टर तो निकालना आता है ना, अगर नहीं निकालना आता तो ये फार्मूला लिख इससे जो आंसर आएगा वो लिख लेना। आपके पास डिस्काउंट फैक्टर लगाने के बाद क्या फाइंड होगा, प्रेजेंट वैल्यू। अज्यूम करके लिख दूं जी, खुद ही लिख लेना आप बाद में। 4.2 आ गया, 4.1 आ गया, सपोज 3.9 आ गया, और ये 62 की प्रेजेंट वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं कि 50.5 आ गई। इन सब को प्लस करोगे आपके पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। इन सब को प्लस कर देना, आपके पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ठीक होगी बात, जो भी आंसर आएगा। ये एक तरीका है मार्केट वैल्यू फाइंड करने का। बस इसमें क्या था, पहले 4 साल कांस्टेंट, फिर उसके बाद ग्रोथ रेट स्टार्ट। अगर वो कहता है पहले 4 साल ग्रोथ हुई है फिर कांस्टेंट हो गया, कोई मुश्किल ही नहीं है। हम क्या करेंगे, जरा ध्यान करना, ईयर्स वह है तो ये सारा फाइनेंस ही, लेकिन वो भूल चुका है ना, इसलिए करवा रहा हूं। कैश फ्लो या डिविडेंड पहले लिखेंगे 5, कि अगले साल भी 5 है, 3% ज्यादा हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.03, 5.15। फिर अगले साल मल्टीप्लाइड बाय 1.13, कितना 5.3। फिर मल्टीप्लाइड बाय 1.03, 1.13 नहीं 1.03, कितना 5. उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर
5.5 ओवर के ई 0.1। जो आंसर आएगा वो यहां पे लिख कितना 45 ये हमारे आगे सारा वही फैक्टर है। इसके बाद इसका टोटल करेंगे, ये कैश फ्लो आ जाएंगे 5, 5.15, 5.3, 51.3, फिर डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा और फिर प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी मार्केट वैल्यू आती है। एनुटी का फार्मूला हम तब लगाते हैं कि जब हमारा टाइम फिक्स हो। ये टाइम है नहीं फिक्स, तो एनुटी तब लगाएंगे ना 10 साल 5 साल। और याद रखिए इक्विटी के ऊपर कभी एनुटी नहीं लगेगी क्योंकि लाइफ इनडेफिनेट होती है। ये एक सिचुएशन के अलावा ना हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी खत्म होने जा रहा है। हाँ जी, मार्केट वैल्यू ओके है इसकी। अब 5 नहीं, बाकी आगे तो डिस्काउंट फैक्टर होगा ना 1 डिवाइड बाय 1.12। ये उसके बाद कौन सा डिविडेंड है ना, और कौन सा डिविडेंड का फार्मूला क्या है, ग्रोथ तो खत्म होगी डी ओवर के। जब पहले हमने फाइंड किया था ना, जब पहले लिखा था 1 प्लस जी, उस वक्त बाद में ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, इसमें ग्रोथ खत्म हो गई है। उसके बाद कांस्टेंट डिविडेंड मिलेगा, आगे हर साल आपको 5.5 मिलेगा। ठीक है, ये दो सिचुएशन होगी। हाँ जी, कोई बात पूछनी है तो साथ साथ पूछते दो, क्योंकि आपने तैयारी करनी है, हमने फाइनल तैयारी है हमारी। कोई बात अगर आपके दिलो दिमाग में आती है कहीं तो उसको साथ साथ पूछते जाए। नेक्स्ट आ जाए। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए, केई कैपम। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसके अंदर आपका एक नया एमसीक्यू जरूर आएगा बीटा फैक्टर के बारे में, क्योंकि वो अब ऐड हो गया। तो वो एक पेज आपने लाजमी पढ़ के जाना है। ठीक है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर ही वो एक पेज आपने, मैं उसका अंडरस्टैंडिंग आपको दे देता हूं। होता यह है कि इसमें के ई का फार्मूला बनता है आर एफ प्लस बीटा इनटू आर एम माइनस, इसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी दे देता हूं। के ई हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और आर एफ क्या होता है, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट वो होती है, रिटर्न ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले अगर आप कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर, टी बिल के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वहां पर आपको जो रिटर्न मिलेगा ना वो रिस्क फ्री होता है। उसमें कोई भी बैंक करप्सी का कोई चांस या तो पूरा मुल्क ही खत्म हो जाए। जब मुल्क ही खत्म हो जाएगा, जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर तो बात ही खत्म। अगर मुल्क रहेगा तो मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो आपको पैसे छाप के रिटर्न दे देंगे। तो इसका मतलब है इसमें आपको कोई डर। बीटा होता है रिस्क असेसमेंट फैक्टर। रिस्क एक होता है सिस्टमैटिकल रिस्क और एक होता है नॉन सिस्टमैटिकल, या जैसे हमने नॉन सिमेट्रिकल भी हम उसको बोल सकते हैं, नॉन सिस्टमैटिक। बीटा होता है रिस्क असेसमेंट। तीन तरह से इसका आंसर हो सकता है, 1 प्लस या 1 माइनस। अगर 1 है तो इसका मतलब है जो मार्केट का रिस्क है ना वही हमारा रिस्क है। जो नॉर्मल मार्केट का रिस्क है ना वही हमारा रिस्क है। 1 प्लस है तो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका रिस्क बहुत ज्यादा है, मार्केट से भी ज्यादा रिस्क है। जिस मार्केट में होता है एवरेज रिस्क, मार्केट में क्या होता है ओवरऑल एवरेज रिस्क।
अगर 1 प्लस बीटा फैक्टर है ना, तो इसका मतलब है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसमें मार्केट से भी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। तो जब ज्यादा रिस्क होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, रिटर्न भी ज्यादा होगा। अगर बीटा फैक्टर आपका है, इसका इन केस अगर रिस्क है ही नहीं, पता है आपका रिटर्न किसके बराबर आ जाना चाहिए? रिस्क फ्री के। अगर ये बीटा जीरो हो जाए, अगला फैक्टर सारा जीरो हो जाएगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का रिस्क क्या हो जाएगा? रिस्क फ्री। और आर एम मतलब मार्केट का रिस्क, आर एफ मतलब रिस्क फ्री। एक अज्यूम करते हैं आप एक जगह इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, वो आपको कह देता है कि भाई आपको जो गवर्नमेंट का रिस्क चल रहा है ना रिटर्न, वो 12% चल रहा है, या कोई रिस्क नहीं है आपको। हर बंदा क्या चाहेगा? इसी रेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर कोई बंदा मार्केट से आपको कैप्चर करना चाहता है, वो चाहता है कि वो इन्वेस्टमेंट आप लोग वहां करो, तो क्या वो 12% पे आपको ऑफर करेगा? 12% पे तो हो ही नहीं सकता। वो कहेगा यार आप ना 15% पे आ जाओ, आप यार 16% पे आ जाओ, आप 18% पे आ जाओ। ये जो एक्स्ट्रा हमें ऑफर करते हैं ना, इसे बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। क्या बोलते हैं? रिस्क प्रीमियम फाइंड कैसे होता है? आर एम माइनस आर एफ। एक दफा जालिम ने क्या किया कि रिस्क प्रीमियम दे दिया, आर एम और आर एफ के बारे में कुछ ना बताया। अब भोले लोग वो जो रटा लगा के जाते हैं कि आर एम में से आर एफ माइनस कर देंगे, तो था ही नहीं। तो उसने 3% दे दिया सपोजड इस केस में, तो फिर उसको डायरेक्ट 3% से जितना प्रीमियम मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी, बीटा फैक्टर, असेसमेंट फैक्टर, जितना रिस्क है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये के ही क्या आएगा? जिस जगह आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक होगी बात? आपने लाजमी पढ़ के जाना, बल्कि आज ही तैयार करना है ना आप लोगों ने, तो कल मैं आपसे पूछ भी लूंगा, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा सिस्टमैटिक क्या होता है रिस्क और नॉन सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। ठीक होगी बात? ये हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से रिलेटेड है ना, वो सारी बातें होंगी। अब आपने इसके ना दो चार जो सवाल गिवन है वो करने हैं, इसकी एक समरी बनानी है, अपना पिछला लेक्चर आपने अगर इसके साथ कंपेयर करना है तो वो कर लेना। तो आपके ये सवाल अब ये हो गया, इसके बस सवाल करने हैं। सवाल मैं इसलिए नहीं करवा रहा कि कल मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाऊंगा डेट के, और फिर क्योंकि मेन तो है ही वैक, फिर इसके मैं पास पेपर करवा दूंगा। तो कल अंडर डिस्कशन हमारी चीजें होंगी। एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आप लोगों ने कोई भी सवाल पूछना मुझसे आकर पूछना, और एक रिस्क मैनेजमेंट का सिर्फ इंटरेस्ट वाला पोर्शन, इंटरेस्ट का फॉरवर्ड, इंटरेस्ट का फ्यूचर और इंटरेस्ट का ऑप्शन। इसका लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे आज ही इन तीनों के, और ये भी साथ तैयार करना है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि हमने 6 दिन इन दोनों पर इन्वेस्ट करने हैं।